नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं कारकांश कुंडली के प्रत्येक भाव में ग्रहों का क्या फल होता है। इस वीडियो सीरीज की श्रृंखला में हमने प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव के ऊपर बात कर लिया है। आज का हमारा विषय कारकांश कुंडली का नवम भाव है। कारकांश कुंडली के नवम भाव में किस प्रकार के ग्रह स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार का फल मिलेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, यदि अभी तक आपने कारकांश कुंडली के भाव फल का पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उन सभी वीडियोस को देखना चाहिए, जिससे आपको कारकांश कुंडली का एक फ्रेमवर्क पता चल जाए कि कारकांश कुंडली से हम किस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। और यदि आपको यह नहीं पता कि कारकांश कुंडली क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, 7 कारक ग्रह कौन कौन है, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में कारकांश कुंडली से संबंधित प्लेलिस्ट को अवश्य देखना चाहिए। उसमें बहुत ही विस्तार से मैंने सभी विषयों पर वीडियो बनाया है। आइए बात करते हैं कारकांश कुंडली के नवम भाव के ऊपर। कारकांश कुंडली के नवम भाव से धर्माचरण, स्वधर्म, गुरु भक्ति, सत्यवादिता आदि चीज़ों को देखा जाता है। हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आपकी मर्यादा और जातक किस प्रकार के धर्म को पालन करने वाला होगा, इन सभी चीज़ों को हम कारकांश कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। इससे संबंधित शास्त्रों में 7 सूत्र मिलते हैं। तो एक सिंपल सा सूत्र यह है कि यदि कारकांश कुंडली के नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक सत्यवादी होते हैं तथा अपने कुल के अनुसार धर्म आचरण को करने वाले होते हैं। जो भी उनके कुल से उनको संस्कार प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप अपने जीवन में उसका आचरण करने वाले होते हैं, यदि शुभ ग्रह स्थित हो तो। उसी प्रकार यदि पाप ग्रह स्थित हो या फिर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक बाल्यावस्था में तो स्वधर्म का आचरण करते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे वे अपने अधेड़ उम्र से वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, ऐसे जातक स्वधर्म का त्याग कर देने वाले होते हैं तथा मिथ्यावादी हो जाते हैं, अर्थात असत्यवादी हो जाते हैं, असत्य बोलने वाले हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा सूत्र ये था कि नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो सत्यवादी होता है और स्वधर्म का आचरण करने वाला होता है, और यदि पाप ग्रह स्थित हो तो बाल्यावस्था में तो स्वधर्म का पालन करता है, परंतु वृद्धावस्था में स्वधर्म को त्याग करके मिथ्यावादी हो जाता है। शुभ ग्रह में आपको पूर्ण चंद्रमा, शुक्र, बुध और बृहस्पति से समझना है, और इसमें भी सर्वाधिक बली बृहस्पति और शुक्र माने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कुंडली के नवम भाव में, अर्थात कारकांश कुंडली के नवम भाव में एक ग्रह से अधिक स्थित हो। मान लीजिए एक शुभ ग्रह हो, दूसरा अशुभ ग्रह हो, या फिर कोई एक ग्रह स्थित हो और उस ग्रह के ऊपर कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर इसका क्या फल होता है, इस विषय पर बात करते हैं। मान लीजिए कारकांश कुंडली के नवम भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो या फिर कोई भी ग्रह स्थित ना हो, लेकिन यदि उस भाव में शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक मूर्ख होता है तथा गुरुद्रोही होता है। अपने गुरुजन, अपने आत्मजन, अपने बड़ों का विद्रोह करने वाला होता है, अर्थात उनके विपरीत चलने वाला होता है, और ऐसा वह अपनी मूर्ख बुद्धि के कारण करता है। तो मान लीजिए बृहस्पति ग्रह स्थित हो कारकांश के नवम भाव में और फिर वहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी ऐसे जातक के गुरु तो होंगे, अवश्य होंगे इनके गुरु, और बहुत ही श्रेष्ठ गुरु होंगे, फिर भी ऐसा जातक अनायासवश ही, अकारण ही अपने गुरु का विद्रोह करने वाला हो जाता है और मूर्ख रहता है, अपने गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। अब मान लीजिए बृहस्पति ग्रह स्थित हो कारकांश के नवम भाव में और वहाँ पर सूर्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर सूर्य ग्रह साथ में स्थित हो बृहस्पति के, या फिर सूर्य ग्रह स्थित हो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, अर्थात किसी भी प्रकार से सूर्य और बृहस्पति का संबंध नवम भाव से बन रहा हो, तो ऐसा जातक भी गुरुद्रोही होता है तथा अपने गुरु वाक्य को नहीं मानने वाला होता है। किसी न किसी कारणवश ऐसे जातक अपने गुरु से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अपने गुरु से खुद को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। अब दूसरे योग युति के ऊपर बात करते हैं। जिस प्रकार मैंने बृहस्पति और सूर्य के संबंध में बताया, उसी प्रकार शुक्र और मंगल का भी एक अपना संबंध बनता है।
नवम भाव में यदि शुक्र और मंगल का किसी भी प्रकार से संबंध हो तो ऐसे जातक को पर स्त्री गमन के कारण मरण होता है। मरण का अर्थ से आपको यहाँ पर प्रलय से लेना है। प्रलय का अर्थ है मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, किसी भी प्रकार का मरण। मान लीजिए मान सम्मान की हानि होती है तो यह भी एक प्रकार का मरण हुआ। मान लीजिए जातक बैंकरप्ट हो जाता है तो यह भी एक प्रकार का मरण हुआ। मान लीजिए जातक के अपने परिवार के लोग, अपने स्थान के लोग उन्हें त्याग देते हैं तो यह भी एक प्रकार का मरण है। तो शुक्र और मंगल का किसी प्रकार से कारकांश के नवम भाव से संबंध बनता है तो ऐसे जातक का पर स्त्री के कारण मरण होता है। मान लीजिए शुक्र और मंगल साथ में युति बना रहे हों नवम भाव में, या फिर शुक्र ग्रह स्थित हो या फिर मंगल ग्रह स्थित हो और दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर दोनों ग्रह की दृष्टि साथ में पड़ रही हो, तो किसी भी स्थिति में यह फल आपको समझना चाहिए। और कुछ इसी प्रकार का फल चंद्रमा और बुध के संबंध में भी बतलाया गया है। मान लीजिए चंद्रमा और बुध का किसी न किसी रूप से संबंध बन रहा हो नवम भाव से, तो ऐसे जातक पर स्त्री के साथ समागम करने के कारण बंधक होते हैं, किसी न किसी रूप से बंधक हो जाते हैं, किसी के अंडर में आ जाते हैं, या फिर कोई बड़ी समस्या में ऐसे जातक फंसते हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों मैं यह बतलाना चाह रहा हूँ कि कारकांश कुंडली का जो नवम भाव है वह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हाउस है। जिस प्रकार इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बतलाया था कि कारकांश कुंडली का जो अष्टम भाव है वह एक पूर्व जन्म का अशुभ कृत्य कर्मों का भाव है, उसी प्रकार जातक इस जन्म में अपने आत्मा के साथ जो पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का मेमोरी लेकर आता है वह आपका नवम भाव है। तो यहाँ पर कोई ग्रह स्थित होना या फिर उसकी दृष्टि पड़ना बहुत अधिक महत्व रखने वाला होता है। मान लीजिए कोई शुभ ग्रह स्थित हो, बृहस्पति ग्रह ही स्थित हो कारकांश के नवम भाव में, तो इसका तो एक सिंपल जो फल मैंने आपको सबसे पहले सूत्र में बतलाया था कि ऐसे जातक सत्यवादी होंगे, अपने कुल, अपने धर्म, अपने परिवार के धर्म के आचरण को करने वाले होंगे। लेकिन चूंकि इस भाव का बहुत बड़ा फल होता है तो ऐसे जातक विषय भोग वासना में भी लगे रहने वाले होते हैं, जिसका बृहस्पति ग्रह सिर्फ स्थित हो। मान लीजिए किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, सिर्फ बृहस्पति ग्रह स्थित हो या फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक विषय वासना का भोगी होता है और स्त्रियों में आसक्त रहने वाला होता है। अब वो अलग बात है कि वह उनकी अपनी स्त्री हो या फिर दूसरे की स्त्री हो, लेकिन इसका यह एक सिंपल फल है जो शास्त्रों में बतलाया गया है। दोस्तों पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का लेखा जोखा भी हमें नवम भाव से मिल सकता है। कारकांश कुंडली के नवम भाव में जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या फिर कोई ग्रह स्थित हो, तो वह ग्रह आपके कुंडली में, आपके जीवन में कौन से कारक हैं, उस कारक से संबंधित आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म संबंधित हैं, तथा उस कारक से आपको अवश्यमेव इस जीवन में बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी, जिससे आपका ज्ञानोदय होगा, जिससे आप अपने धर्म अध्यात्म के प्रति आगे बढ़ पाएंगे, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। तो कारकांश कुंडली के किसी भी भाव का बहुत ही सूक्ष्म से अवलोकन करना चाहिए, तभी हमें किसी भी प्रकार के फल को कंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण कारकांश कुंडली के नवम भाव में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियोस पसंद आता होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हों। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।